स्वाधीनता के संघर्ष की बात करते हैं तो 1000 वर्ष का संघर्ष है। तो पूरे 1000 वर्ष को लेना क्या? तो फिर ध्यान में ऐसा आया कि वो जो प्रारंभ का इस्लाम के खिलाफ का संघर्ष था, उसको धीरे धीरे करके 18वीं शताब्दी तक आते आते हम लगभग भारत में विजय प्राप्त कर चुके थे। ये जो 1947 है, ये जो सूचक है, ये 1498 से जो यूरोपियन इन्वेजन भारत में प्रारंभ हुआ, तो ये 1498 से यूरोपियन इन्वेजन जो प्रारंभ हुआ, उससे 1947 की स्वाधीनता, ये उससे जुड़ता है। तो इसको इतने में ही सीमित किया जाए, नहीं तो उसका एक बड़ा विस्तार है। वो बाकी विषय कम महत्व के ऐसा नहीं, उनको भी समाज के सामने लेकर आना है, लेकिन इसको इतने पे सीमित करेंगे। दूसरी बात ये तय की कि इस सारे 3 वर्ष के 4 वर्ष के काम में जो काम प्रारंभ करेंगे, किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेंगे। इट इज नॉट टाइम टू स्कोर, ये स्कोरिंग का समय नहीं है, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी। इनको क्यों ज्यादा श्रेय मिला, इनको क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं हुआ, कभी कभी इस सारे में डिबेट चली जाती है। तो हम तो सकारात्मक रचनात्मक लोग हैं, वी आर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पीपल, तो अप्रोच भी हमारी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रहनी चाहिए। तो हमको इस सारे में आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना है। लेफ्ट ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, किसने अपने को आगे बढ़ा दिया, किसको छुपा दिया, ये सब बातों की आवश्यकता नहीं है ना। इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू मेक द सेल्फ करेक्शंस, एंड दो सेल्फ करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। सत्य को सामने लाइए ना। वो जो सत्य सामने नहीं आया, वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो पर्दे के पीछे हो सकता है, या हम अंधकार में हो सकते हैं और सत्य को देख नहीं पा रहे। सत्य कहीं आंखों के सामने नहीं है, तो ये समय जो है, ये सबके सामने सत्य को लाने का है। और इसको ध्यान में रखकर सारे देश के अंदर एक व्यवस्थित काम करने की आवश्यकता है। और प्रज्ञा प्रभा ने उसका इनिशिएटिव लिया। इतिहास संकलन, संस्कार भारती, फिर समाज जीवन में काम करने वाले अनेक समाज के जो अपने अपने स्थानों पर शिक्षा के केंद्र थे, वहां पर जो लोग थे, वो उसके अंदर जुड़ते चले गए। और पिछले एक 3-4 वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर एक सैकड़ों लोगों ने मिलकर, हजारों लोगों ने मिलकर देश के अंदर एक वातावरण बनाया है, जिसको हम पिछले कुछ समय से अनुभव कर रहे हैं। ये सारे समय के अंदर अपने इस स्वाधीनता के आंदोलन की प्रस्तुति कैसे करना, ये सबसे महत्व का विषय था। और इसीलिए ये जो पुस्तक की पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि में 4 बातों का समावेश हमने करने का प्रयास किया। पूरे इस सारे कालखंड में उस स्वाधीनता के संघर्ष को हम उसमें लेकर गए, उसकी प्रस्तुति में, उस विमर्श को समाज में ले जाने के अंदर ये लेकर गए। सारे में ये सब चल रहा था। तो इसी बीच में 2 बड़े, जिसको कहते हैं कि अपने आप के अंदर एक मार्गदर्शक सूत्र मिले कि जिसके आधार पर हमको इस सारे विमर्श को खड़ा करना है। एक परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के बौद्धिक वर्ग में विजयदशमी में उन्होंने इस सारे स्वाधीनता के आंदोलन की और मनाते समय उसकी सोच क्या है, तो वो करते हुए उन्होंने वाक्य प्रारंभ किया कि आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी। एक बहुत अपने आप में स्ट्राइकिंग पॉइंट था कि 47 में हमको स्वाधीनता मिली है, स्वतंत्रता नहीं है। तो ये स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इसका अंतर सबको समझ में आना चाहिए। और इसी बीच के अंदर आज के अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस सारे विषय का आह्वान करते समय सारे देश के अंदर इस कालखंड में क्या करना, तो उन्होंने कहा कि हम स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण करेंगे, उनकी प्रेरणाओं का स्मरण करेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे महत्व की बात क्या है, तो सबसे महत्व की बात है वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। हमको आने वाले 25 वर्ष का संकल्प करना है
और इसीलिए उन्होंने जो कहा कि ये 75 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, इसमें आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है उसको हम भारत का अमृतकाल कह सकते हैं। अमृतकाल यानी प्रातःकाल की जब भोर फटती है, अभी सूर्य पूरा उगता नहीं है, अंधकार पूरा गया नहीं होता, लालिमा दिखती है, एक वातावरण में ताजगी का, एक वातावरण में जीवंतता का एहसास होना प्रारंभ होता है और उसमें से आगे काम करने के लिए व्यक्ति की सक्रियता और उसके आधार के ऊपर जब सूर्य पूरा उदय होता है तो एक सारी तरफ शक्ति का, ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ होता है। तो ये 25 वर्ष के हैं, तो वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। जब 100 वर्ष होंगे तो भारत कहां खड़ा होगा? तो जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा हमने प्रारंभ की थी, क्या 2047 तक आते आते वो स्वतंत्रता की यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी क्या? ये एक महत्व का विषय है जिसको ध्यान में रखकर हमको इस सारे कालखंड में समाज के सामने लेकर जाना है। और इसीलिए इस सारे 2 सूत्रों के आधार के ऊपर इस पूरे वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, पिछले देश भर के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर साहित्य का सृजन, इस सारे विषय को लेकर समाज के अंदर समाज का प्रबोधन, ये जो सारे काम प्रारंभ हुए हैं। और इसी सारी रचना में से एक प्रारंभ में नंद कुमार जी ने एक पुस्तक लिखी, स्वराज 75 इस नाम से, और जिसको क्वेस्ट फॉर सेल्फहुड को जानने की एक इच्छा है। हमारा यह आंदोलन क्या है, संघर्ष क्या है, तो वो उसको जानने की इच्छा। वो जब पुस्तक आई तो कुछ लोगों ने उसको पढ़ा, तो पूज्य सरसंघ चालक जी ने नंद कुमार जी को कहा पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है। जिसमें से ये आज की पुस्तक ये बनी है, सारे में से वो जल्दी जल्दी में हमको एक विषय, एक पुस्तक लेकर जानी थी समाज के सामने, जिसके आधार पर हम आने वाले समय में विमर्श को खड़ा करेंगे। एक विमर्श का आधार क्या हो सकता है? वास्तव में ये जो आज की पुस्तक जिसका विमोचन हमने किया है, ये अपने आप के अंदर ये केवल मात्र एक पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर दिया है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले एक 8-10 वर्षों के अंदर हमको देश के इस पूरे स्वाधीनता के संघर्ष को एक बड़े कैनवास के ऊपर समाज के सामने लेकर आना है। उसको लेकर अपने अपने स्थान पर काम बहुत सारे करने की भी आवश्यकता है, जिसको प्रज्ञा प्रवाह, इतिहास संकलन और समाज के ऐसे सब लोगों ने मिलकर करना प्रारंभ भी किया है। वास्तव के अंदर वो सारा संघर्ष क्या था? मुझे लगता है कि स्वाधीनता के इस सारे आंदोलन को लेकर जिसकी चर्चा बहन मीनाक्षी जी ने अपने वक्तव्य में एक सीमित समय था और संकेत रूप में की, सारे में से एक 4-5 बातें ऐसी हैं जिस पर सारे देश के अंदर विमर्श को ले जाने की आवश्यकता है। एक, देश के अंदर एक बड़ा स्मृति लोप हुआ है, एक मेमोरी लॉस हुआ है। उसका कारण है इस्लाम का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में हमारी बड़ी संस्थाएं नष्ट हुई, विश्वविद्यालय नष्ट हुए, हमारे मठ मंदिर, समाज की एक बड़ी संस्कार की व्यवस्था नष्ट हो गई, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं और हमारी परिवार केंद्रित और अपनी ग्राम केंद्रित व्यवस्थाएं सुरक्षित रही। और उसके कारण से उस सारे संघर्ष को हम लड़ गए। लेकिन ये जो यूरोपीय आक्रमण था, ये जो भारत में आया, वास्तव में इस यूरोपीय आक्रमण को समझने की आवश्यकता है। हम इसको एक बड़े 4-5 वाक्यों में सरलता से कह देते हैं। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत में व्यापार करने के लिए आई, व्यापार करते करते उनको ध्यान में आया कि हम आपस में लड़ते हैं, उस लड़ाई का लाभ उठाया, उन्होंने शासन स्थापित कर लिया और धीरे धीरे करके हमको गुलाम बना लिया। ये वास्तविकता नहीं है, ये इतना सरल इक्वेशन नहीं है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी या उससे पहले डच, फ्रेंच और उसी कालखंड के अंदर पुर्तगीज उस समय दुनिया के सब देशों के अंदर गए, उसी प्रकार ये सब भारत में भी आए। ये जब भारत में पहुंचे थे, पृष्ठभूमि के साथ पहुंचे थे। ये जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी
उसकी प्रेरणा से जो और वहां पर शक्तियां खड़ी हुई थी, उन्होंने यूरोप को कॉलोनाइज किया। उसके बाद वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब देशों के अंदर वो विजय प्राप्त करते हुए वो एशिया के अंदर पहुंचे। उनके पास उन सारे क्षेत्रों के अनुभव थे और उनकी वो जो क्रूरता की कहानियां हैं वो सब उनके साथ थी। उन देशों के अंदर कितने नरसंहार किए, कितनी उन्होंने लूट की, संसाधनों की लूट की, कैसे वहां के समाजों के साथ उन्होंने विभिन्न अत्याचार किए, ये सारी बातें करते हुए वो भारत में पहुंचे। ये कंपनियां नहीं आई, वो हर देश की पार्लियामेंट, हर देश के राजा के चार्टर के साथ भारत में आए और प्रत्येक की प्रेरणा, जैसे उन्होंने दुनिया को एक व्हाइट मैन बर्डन और एक दुनिया के अंदर एक अपनी व्हाइट मैन की जो सुपीरियरिटी है उसका कॉम्प्लेक्स कि हम दुनिया में श्रेष्ठ हैं और दुनिया की सब जाहिल सभ्यताओं को और अच्छा बनाने का काम भगवान ने हमको दिया है, इस दो बातों को लेकर आए, उसी में से वो भारत में आए थे। दुनिया के उन सब देशों में सफल हुए, वो भारत में सफल नहीं हो सके। वो यहां पर वो सब नहीं कर सके, किया उन्होंने वो सब। इसीलिए इस सारे स्वाधीनता के जब ये सारे 75 वर्ष के अवसर के ऊपर हम देश के अंदर गए तो विमर्श में 4 बातें हमने लाने की कोशिश की। एक, जब अंग्रेज आया तो भारत कैसा था, ये समझे बिना हम कभी ये समझ नहीं सकते कि अंग्रेजों ने क्या किया। जिसकी बहन मीनाक्षी जी ने चर्चा करते हुए यहां की न्याय व्यवस्था, यहां की पंचायत व्यवस्था, यहां की समाज व्यवस्था, इसको जानने का एक हमको प्रयास करना सारे उसमें से। उस समय का भारत कैसा था और फिर यह आक्रमण का प्रकार कैसा था, यह आक्रमण की भीषणता क्या थी, क्रूरता क्या थी, उस आक्रमण का एक सर्वंकष रूप क्या था, यह समझने की आवश्यकता है। उन्होंने केवल शासन नहीं स्थापित किया, करोड़ों करोड़ों हत्याएं की उन्होंने। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध और 62 में बक्सर के बाद जैसे ही बंगाल में उनका शासन आया, केवल 1765 से 1800 के बीच में बंगाल में जो अकाल पड़े, उस कालखंड में 7 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ लोगों की हत्याएं हुई, मृत्यु नहीं। वो कृत्रिम अकाल थे, वो समझने की आवश्यकता, वो कैसे हुए सारे के सारे अकाल। भारत की कृषि व्यवस्था के साथ उन्होंने क्या किया, भारत के गांवों के साथ क्या किया, हमारे देश के प्रोडक्शन हब थे सारे गांव। हम उस कालखंड के अंदर भी वी वर द ग्लोबल ट्रेडर्स, हम दुनिया के अंदर बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे, बहुत बड़े व्यापार करते थे, उसको समझने की आवश्यकता है। तो ये सारा जब तक हम समझेंगे नहीं भारत क्या था और अंग्रेजों ने क्या किया, ये समझे बिना हमको अपने इस स्वाधीनता के आंदोलन की व्यापकता का अंदाजा नहीं हो सकता। और तीसरी बात अपने स्वाधीनता के आंदोलन की जो समझने की है कि जैसा सर्वंकष आक्रमण था वैसा ही समग्र उत्तर था। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह आक्रमण था और यह प्रत्येक क्षेत्र में हमने इसका उत्तर दिया। उसको थोड़ा एक व्यवस्थित करके समझने की आवश्यकता है। उन्होंने एक एक करके अपने समाज जीवन के अंदर आज बहुत बड़ी मात्रा में जनजाति क्षेत्र के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा में इस देश के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों में जो विषय चलते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वो जो उन्होंने इस देश के अंदर 1835 के अंदर अंग्रेजी की शिक्षा और धीरे धीरे करके अंग्रेजी कानूनों के आधार के ऊपर भारत की समाज व्यवस्था को तोड़ने का काम और धीरे धीरे करके शिक्षा और जनगणना दोनों को माध्यम बनाकर भारत के अंदर तरह तरह की आइडेंटिटीज खड़ी करने का काम प्रारंभ किया, जिसको उन्होंने डी नेशनलाइजेशन, डी हिंदुआइजेशन, डी सोशलाइजेशन, इस देश के राष्ट्रभाव को समाप्त करना, इस देश के एकात्मता को टुकड़ों में बांटना, नष्ट भ्रष्ट करना और समाज के अंदर धर्म के आधार के ऊपर समाज जीवन का जो एक सूत्र था उसको पूरी तरह से खंडित करना। ये जो 3 बातों को लेकर उनका जो इस देश के अंदर और उस कालखंड के अंदर उनका शासन प्रारंभ हुआ, उसका अपने समाज ने कैसा उत्तर दिया,
इस उत्तर को समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए इस सारे स्वाधीनता के आंदोलन को समझने के लिए और हमको क्या करना है ये समझना है, तो अपने स्वाधीनता के आंदोलन के दो भाग बनते हैं। 1757 से 1858 तक, जब तक और यहां पर विधिवत महारानी का शासन नहीं हो गया, ब्रिटिश इंडिया का शासन ब्रिटिश इंडिया नहीं हो गया, तब तक का उनका एक 100 वर्ष का कालखंड अपने शासन को स्थापित करने का था। हमारा हर पल पे हर स्थान पर वो संघर्ष चल रहा था। लेकिन 1858 तक आते आते एक व्यवस्थित उन्होंने इस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया। धीरे धीरे करके यहां की शिक्षा व्यवस्था, यहां की समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, देश के एक बड़े हिस्से में वो सब होना प्रारंभ हुआ। उस कालखंड में 1858 से ही प्रारंभ होकर 1911 तक हम कह सकते हैं कि हमारे स्वाधीनता के इस संघर्ष का एक हिस्सा था, जिस समय अपने इस स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा जो है वो स्वत रही थी। ये जो वास्तव में हमारे स्वाधीनता की जो प्रेरणा थी वो स्वत रही थी, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज। उस कालखंड में वासुदेव बलवंत फड़के या उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उस कालखंड में महाराष्ट्र में जो सारा क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, पंजाब में सदगुरु राम सिंह कूका, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वाधीनता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा प्राप्त करके एक आर्य समाज और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा स्वाधीनता के संघर्ष की जिसकी बड़ी भूमिका योगदान रहा, वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता और उसके बाद और उसी कालखंड के अंदर बंगाल में राजनारायण बसु, जिन्होंने हिंदू मेलों से प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके सतीश चंद्र मुखर्जी, राधा कुमन मुखर्जी, महर्षि अरविंद और उन सब से प्रेरणा प्राप्त करके वो जो कालखंड था वो संघर्ष का एक हिस्सा था। उस सारे स्वाधीनता के कालखंड में संघर्ष में हम अपने गुरुकुल स्थापित कर रहे थे, हम भारतीय शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर रहे थे, अपनी मातृभाषा में शिक्षा की बात कर रहे थे, उस कालखंड में अपनी रूढ़ी कुरीतियों को दूर करने का हम प्रयास कर रहे थे। उस कालखंड में अपने उद्योग, अपने कुटीर उद्योग, अपने काम धंधे, इन सब की बातें चल रही थी, स्वदेशी की बातें चल रही थी। वो हमारा आंदोलन का जो हिस्सा था वो स्वतंत्र का था। लेकिन 1911 तक आते आते वो जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में से पढ़कर निकले हुए लोग जैसे जैसे करके सामाजिक, शैक्षिक, मीडिया, समाज की सब संस्थाओं में प्रभावी होते चले गए, देखते देखते अपना यह संघर्ष स्वत्रयी से बदलकर केवल स्वराज तक सीमित हो गया। वो जिस कालखंड के अंदर जगदीश चंद्र बसु ये कह रहे थे कि मेरी ये सारी आय इसके दो हिस्से कर लो, एक हिस्सा भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा और दूसरा हिस्सा भारत में मौलिक अनुसंधान। उनको जर्मनी की प्रयोगशालाओं से निमंत्रण मिल रहा था। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों से मैं कलकत्ता में प्रयोगशाला बनाऊंगा, विदेश के लोग पढ़ने के लिए मेरे पास आएंगे। यह हमारे स्वाधीनता आंदोलन की पराकाष्ठा थी उस कालखंड के अंदर। वो बंगीय विद्या ज्ञान परिषद के अध्यक्ष होते हुए सत्येंद्र बोस बार बार भाषण दे रहे थे। वो फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे, इंग्लिश जानते थे, बंगला जानते थे, हिंदी जानते थे। दुनिया के हर शोध पत्र का वो बंगला में, हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। वैज्ञानिक बिना सपने देखे नहीं बनता, सपने मातृभाषा में ही आते हैं, कभी विदेशी भाषा में नहीं आते। विज्ञान का मौलिक अनुसंधान ये कभी विदेशी भाषा में होगा ही नहीं, वो मातृभाषा में ही होने वाला है। यह हमारे स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा थी। उस समय बड़े बड़े लोग अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों से और निकलकर राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश ले रहे थे। वो हमारे आंदोलन की एक पराकाष्ठा थी। वो स्वत्रयी की प्रेरणा से चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन 1947 तक आकर जैसे तैसे आजादी और जो 1905 में बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहा था, उसने 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। यह हमारे इस स्वाधीनता के संघर्ष का एक दूसरा हिस्सा भी है।
ये जो स्वाधीनता के आंदोलन की जो वास्तविक प्रेरणा थी, वो जो स्व था, वो स्व क्या था? वो केवल स्वराज नहीं था, वो केवल इंडिपेंडेंस नहीं थी, वो जैसे तैसे करके अपने लोगों का शासन नहीं था। उसकी प्रेरणा के अंदर इस देश की हजारों हजारों वर्षों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के वैशिष्ट्य के साथ दुनिया की युग अनुकूल प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारत को विश्व में एक भारत की जो भूमिका है, उस भूमिका के लिए तैयार करना था, जिसको बार बार महर्षि अरविंद ने कहा, स्पिरिचुअलिज्म इज द ओनली पॉलिटिक्स। मेरे लिए और राजनीति कुछ नहीं है। भारत महान होगा यानी भारत की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भारत महान होगा यानी दुनिया के अंदर भारत हिंदुत्व के अपनी विशेषता को लेकर सारी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करेगा। यह हमारी प्रेरणा थी उस कालखंड के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे थे, वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा, उसके आधार के ऊपर जीवन की रचना। ये जो अपने समाज जीवन के स्वाधीनता के आंदोलन की जो वास्तविक प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को समझने की आवश्यकता है। इसलिए 1947 से जो 75 वर्ष की यात्रा है, इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। हमारे पास एक अच्छा संविधान है, जिसके आधार के ऊपर समाज जीवन के अंदर हम व्यवस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं। हमारा एक सशक्त जीवंत लोकतंत्र है, जो अनुभवों के आधार के ऊपर धीरे धीरे करके समाज के अंदर, दुनिया के अंदर एक लगातार अपनी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस सारे कालखंड के अंदर हमने आर्थिक दृष्टि से एक शक्ति के नाते एक दुनिया में अपना स्थान बनाना प्रारंभ किया है। आज हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, आज हमारी एक सामरिक सुरक्षा की, अपनी देश की एक विशेष ताकत के साथ हम खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश के अंदर 75 वर्ष बाद हमारे पास एक समाज है, जिस समाज की आंखों में सपने हैं, जो इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त है और गुलामी के सब चिन्हों को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। हमारे पास एक युवा है आज, वो ऐसा युवा है जो हर चुनौती को स्वीकार करना चाहता है। केवल उसको एक दिशा की आवश्यकता है। वो दिशा क्या है? इस स्वाधीनता के 75 वर्ष के कालखंड में जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इस स्वराज 75 को निमित्त बनाकर सारे देश के अंदर वो स्वाधीनता के आंदोलन की वास्तविक प्रेरणा क्या थी, ये उससे उसको अवगत कराना, ये आज के समय की आवश्यकता है। वो स्व क्या है, किसके लिए हम लड़ रहे थे, वो क्या बात थी? वो केवल स्वराज्य नहीं था। उस कालखंड में वंदे मातरम की रचना ऐसे ही नहीं हो रही थी। उस कालखंड में कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, अगर फिल्म प्रारंभ हुई तो फिल्म, उस कालखंड के अंदर समाज युग में उद्योग, व्यापार, बहुत कम लोग समझते हैं कि भारत के व्यापारियों का योगदान क्या है। वो अंग्रेज जो भारत को कॉलोनाइज करने आए थे, अपने माल की मंडी बनाने के लिए आए थे, वो सपना उनका 1900 तक आते आते पूरा हो गया। उसके बाद वो केवल बैंकिंग में रह गए। उनके माल ने, यहां से लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाकर, अपने उद्योग लगाकर भारत में, भारत के लोगों ने भारत की आवश्यकता पूर्ति प्रारंभ कर दी। कितना है, ऐसा ही नहीं, दुनिया के बाहर के देशों में माल बेचना भी प्रारंभ किया। वो व्यापारियों ने किस ढंग से किया है, किसी ने उसको कभी लिपिबद्ध नहीं किया। मुझे लगता है कि इस सारे कालखंड में 3 वर्षों में जो टाइम था, इट वॉज टाइम टू रिविजिट। वो हमारा कठिन काल था, वो हमारा दुखद काल था। वो कालखंड ऐसा था जिस कालखंड में हमको बहुत कष्ट सहने पड़े, अपमान सहना पड़ा। लेकिन उस कालखंड के अंदर एक ऐसी चीज भी थी जिसके ऊपर गर्व किया जा सकता है, और वो गर्व है हमारा एक समग्र संघर्ष, एक समग्र इस सर्वंकष आक्रमण के खिलाफ उत्तर दुनिया की सब सभ्यता संस्कृतियों को जीतता हुआ जो भारत में आया, वो परास्त हो गया। लेकिन वो जो सारा काम है 1947 में वो पूर्ण नहीं हुआ। वहां से जो स्वतंत्रता की यात्रा है, उसका एक आधार इन 75 वर्षों में हम बना चुके हैं। आने वाले 25 वर्षों में क्या करना है, इस सारे स्वाधीनता के आंदोलन को, जो पिछले 3 वर्षों के अंदर
हमने एक रिविजिट करना प्रारंभ किया है। इन 3 वर्षों में उसका जो पुनर्मूल्यांकन प्रारंभ किया है, जिसको मैंने कहा कि इट वॉज टाइम टू री इंट्रोस्पेक्ट। हमको जो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट दोबारा से करना था, हमने अपना जो आत्मनिरीक्षण प्रारंभ किया इस कालखंड के अंदर, उस आत्मनिरीक्षण के आधार के ऊपर जो जो काम बाकी हैं वो समझकर उन कामों को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर ये आगे बढ़ने का जो कालखंड है, उसके अंदर इस पुस्तक का बहुत बड़ी भूमिका है। एक पुस्तक हमको एक इंसाइट देती है इस आंदोलन के, इस सारे संघर्ष की वास्तविक स्वरूप को समझने की। अंग्रेज आए तो भारत कैसा था, उनका आक्रमण कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया और किस प्रकार से समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्व के आधार के ऊपर हमने उत्तर दिया, उसको समझना और उसको समझकर स्वाधीनता के बाद जो थोड़ा बीच के कालखंड के अंदर जो काम पूरा होना चाहिए था, वो काम जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, उसके लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ना, इस दृष्टि से इस पुस्तक की बड़ी भूमिका है। लेकिन ये पुस्तक जो है ये अपने आप के अंदर एक संकेत है। इस संकेत को समझकर आने वाले समय में 25 वर्ष में मुझे क्या करना और अपने साथ समाज को किस प्रकार से तैयार करना, इसका एक विचार लेकर हम सब लोग इस पुस्तक को पढ़ें और इस पुस्तक को अंदर जो मैसेज है उसको समाज तक लेकर जाएं, इसका अनुरोध करते हुए और इस पुस्तक के लेखन के लिए नंद कुमार जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।